सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। एसएससी फेज़ 11 में जो भी आपकी वैकेंसी आई हुई है उसमें बहुत से लोगों को डाउट था कि किस पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, कौन से पोस्ट को भर सकते हैं, कौन से नहीं। तो आज सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। और आज आपकी जो लास्ट डेट है आपकी 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। बस जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फार्म था ये आपका जो आ चुका था, आपको 6 तारीख को ही आ चुका था। और इसमें लास्ट डेट जो आपकी थी रिसीव होने की वो है आपकी 27 मार्च। मतलब आपकी अगर हम बात करें आज आपका जो 24 मार्च है, तो 3 दिन बाद मतलब 27 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। क्योंकि उसमें क्या था कि वैकेंसी जो कुछ वो टेक्निकल के पद पे है, कुछ नॉन टेक्निकल पद पे है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, 27 लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आपको क्या बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखना है करेक्शन की डेट। अगर मान लो कोई अगर आपको फॉर्म भरने में कोई करेक्शन हो गया, कोई दिक्कत हो गई है, तो करेक्शन की डेट आपकी 3 तारीख को खुलेगा और 3 से 5 रहेगा। 3 से 5 अप्रैल के रहेगा, 2 दिन आपके लिए मिलेगा। तो आप उस समय भर सकते हो, ठीक, करेक्शन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्ज़ाम चाहे आपका कोई टेक्निकल का पद हो, चाहे आपका नॉन टेक्निकल का पद हो, वो जो पोस्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट होगी वो आपकी मैट्रिकुलेशन के बेस पे है, हायर सेकेंडरी के बेस पर है, ग्रेजुएशन के बेस पर है, इसी बेस पर है। मतलब 3 इस प्रकार की इसमें वैकेंसी हैं जो कि आपकी मैट्रिकुलेशन के बेस पर है, हायर सेकेंडरी के बेस पर है और ग्रेजुएशन के बेस पर है। तो इन तीनों में आप भर सकते हो। यहाँ पे आपको कहीं पर बीटेक या डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। पर आप जब पोस्ट भरने जाओगे तो उस पोस्ट को भरते समय उस पोस्ट के रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या सर्टिफिकेट वगैरह है तभी आप भर सकते हो। मतलब आपके पास हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, 12 आपको होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए, तो आपको रहेगा ही रहेगा। पर आप जिस वैकेंसी को जब भरने जाओगे, जिस जोन में, जैसे कि एनआर जोन है, साउथ रीजन जोन है, सीआर जोन है, जितने आपके जोन होते हैं, उस जोन में जो वैकेंसी आप फिलअप करने जाओगे, जो पोस्ट आप भरने जाओगे, अगर उस पोस्ट पे केवल साफ साफ सूखा सूखा सादा सादा अगर यही मांगा है कि हाई स्कूल हो या इंटर हो तो आप भर सकते हो। पर अगर उसमें एडिशनल डिटेल जब आप उसकी पढ़ोगे, अगर वहाँ पे अगर उसने मांग रखा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके लिए आपको 2 साल का ये होना चाहिए, तो आप उसको चाह कर भी नहीं भर सकते हो। भर दोगे पर उसमें आप काउंट ही नहीं होगे। तो जो लोगों को डाउट था कि हम क्या, जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे कि अगर जो इसमें टेक्निकल का पद है क्या अब तो सब लोग भर पाएंगे। भाई सब लोग भर पाएंगे, भर तो कहाँ भर पाएंगे, क्योंकि जब वो भरने जाएंगे तो वहाँ पे उनके पास तो वो तो खुद साफ लिख रखा है कि उसको, मान लो जो हाई स्कूल सबके पास है, ठीक है, इंटर सबके पास है, लेकिन सबके पास बीटेक नहीं है, सबके पास डिप्लोमा नहीं है, सबके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये लोग चाह कर भी इंटर करने के बाद वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे कि जो लोगों में डाउट था कि जो एनआर रीजन की वैकेंसी है, जैसे कि मैंने कि आपको दिखाया था कि जो नार्थन रीजन में 13,323 सॉरी 31,323 नंबर की जो पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर लगभग जो आपका पद है, ये देखो ये है डिटेल ऑफ पोस्ट। मैंने सबसे पहले ये पोस्ट निकाला, फिर पोस्ट कोड के हिसाब से मैंने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल, जो आपका एग्जाम का लेवल आएगा वो 10+2 लेवल के बेस पर होगा। मतलब आपकी अब जितने भी ये बात समझ लो, जितने भी आपकी पोस्ट होंगी जो 10+2 लेवल के बेस पर होंगी, उन सारों का एग्जाम इसके अंदर आएगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वालिफिकेशन में, यहाँ पे लिख रखा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिख रखा है इसने कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है कि मैट्रिकुलेशन हो, ठीक बात है, पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो हाई स्कूल करके बंदा है या इंटर करके बंदा है, उस पोस्ट को नहीं भर पाएगा। वो जब चूज करने जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन, जब फॉर्म भरोगे, देखो मैंने फॉर्म भर दिया है, कि मैंने फॉर्म भरा तो फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन आया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने भरा था तो यहाँ पे जैसे ना रीजन टू हुइच द पोस्ट बिलोंग, आप किस पोस्ट की बिलोंग करोगे। तो यहाँ हमने जो है कौन से रीजन को, मैंने एनआर रीजन जैसे चूज किया था। उसके बाद जब यहाँ पे पोस्ट कोड आया था तो उस पोस्ट कोड को हमने 31,323 डाला था। अब जिसके पास डिप्लोमा है नहीं, वो काहे यहाँ पे डालेगा। अगर मान लो यहाँ डाल भी दिया तो आगे जब यहाँ पे आएगा डिप्लोमा डालने के लिए कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का डालो, तो वो उसके बाद जब रहेगा नहीं, वो ईएस काहे करेगा भाई, वो कर ही नहीं पाएगा। तो आपका एक डाउट क्लियर हो जाता है कि जो नॉन टेक वाले हैं वो आपके इस वाले पोस्ट पे नहीं आ सकते हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात आपको क्या बताना है वो भी ध्यान लीजिए। दूसरी बात ये आपको बताना है कि जो आपके एग्जाम होंगे, जैसे कि मान लो जो एक आपका एग्जाम होगा, उसमें क्या होगा, एग्जाम के रिलेटेड क्या होगा, उसकी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम के बारे में उसने क्या कह रखा है। और
ठीक है। एग्जाम में जो होगा ये आपका पैटर्न रहेगा, यही आपका सबका पैटर्न रहेगा। ये आपका 60 मिनट का पेपर रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके सारे पेपर, ये आपके सारे इस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अब आपको जो डाउट था क्या मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, एजुकेशन। और देखो एक बात और, जो मैट्रिकुलेशन वाला है वो मैट्रिकुलेशन वाला जितने भी पद हो सकते हैं वो सबको भर सकता है, पर एक बार में एक ही भर पाएगा। जैसे आपने 100 रुपये का आपने भर दिया एनआरजन, मैंने जो है एनआरजन में जो आपकी पोस्ट थी मैंने उसको भर कर दिया। अगर मैं चाहूँ वो कि हायर सेकेंडरी पे थी, अगर अब मैं चाहूँ कि जो मैट्रिकुलेशन वाली पोस्ट है, जितनी भी आपकी मैट्रिकुलेशन वाली पोस्ट है उसको अगर हम भरना चाहें तो उसके लिए अलग से हमको पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम भर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बाकी मैं आपको ये बता दूँ, जो जहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से होगा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ये बातें यहाँ लिख रही है, यहाँ लिखा है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको लिखा है कि यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये बात हो गई। फिर यहाँ पे देखो, ये बात हो गई आपके फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल, ये वाला कंडीशन हो गया। फिर यहाँ पे जो लिखा है 19.4 में आप देखोगे, यहाँ पे लिखा कैंडिडेट हु अप्लाई, कैंडिडेट्स मतलब ऐसे कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जो अप्लाई करता है एक पोस्ट से अधिक एक ही रीजन में। जैसे आपने एनआर रीजन चूज किया, एनआर रीजन में आपको लगा एमईएस की वैकेंसी 300 की, आपने उसको फिल कर दिया। आपको अगर लगता है उसमें कोई और ऐसी वैकेंसी है उसको आप भर सकते हो, आप अगर उसको चूज करने जाते हो तब क्या होगा, रीजन अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन, अप्लाई फॉर पोस्ट डिफरेंट लेवल मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन लेवल। ये कह रहा है कि अगर आप मान लो किसी रीजन में एक पोस्ट भरते हो या एक से अधिक पोस्ट भरते हो, या डिफरेंट रीजन में विभिन्न रीजनों में अलग अलग पोस्ट आप भरते हो, चाहे वो आपकी मेट्रिकुलेशन लेवल की एग्जाम हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी जिसमें क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी मांगी हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, तो इन द सेम डिफरेंट रीजन आर कॉल्ड। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होगा उसको कहेंगे कॉमन कैंडिडेट। ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, कॉमन कैंडिडेट कहेंगे। मतलब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर सेकेंडरी का जैसे कि हायर सेकेंडरी भर रहा है, हायर सेकेंडरी लेवल का जितने उसमें देखो, जब आप यहाँ निकल जाओगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हायर सेकेंडरी ये सब चीज़ें, ये कहाँ लिखी हुई हैं, आप जब यहाँ आओगे जो इसकी पोस्ट डिटेल आप पढ़ोगे, ये जिस प्रकार से जब जो पूरी इसकी नोटिफिकेशन उसके लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल दी रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एनआर रीजन में, जिसमें आपको दिखाया था कि एनआर रीजन में जो आपकी है ये 223 नंबर पे, एनआर रीजन में 31,323 नंबर की जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल कंट्रैक्ट की है, और इसमें एमईएस की डिफेंस है, 18 से 25 साल है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे पहले है वो हायर सेकेंडरी लेवल की है। ठीक है, ये हायर सेकेंडरी लेवल की है। ठीक है, और इसके लिए 59 पद है, मतलब टोटल इसमें जो है 391 पद हैं। तो मैंने कहा था आप लोग इस पद को भर दीजिए। ठीक है, और जैसे मान लो अभी अभी यहाँ पे कुछ वैकेंसी है, जैसे मान लो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर की है, कंटेंट अटेंडेंट की है, तो यहाँ पे जो है मेट्रिकुलेशन मांगा है, तो ऐसे ग्रेजुएशन यहाँ मांगा है किसी पोस्ट के लिए स्टाफ सिलेक्शन हेडक्वार्टर में, ये सब ऐसे चीज़ों में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये हायर सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गया, मल्टीपल ये आपका मेट्रिकुलेशन हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये बेस होगा, मतलब जो मेट्रिकुलेशन लेवल का होगा, तो ये अलग अलग 3 तरीके से होते हैं, मतलब कि मेट्रिकुलेशन 10+2 और आपके ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ बातें लिखी है, यहाँ पे ये बात लिखी है, अगर मान लो कैंडिडेट हुए अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो किसी रीजन में, या विभिन्न रीजन के अंदर विभिन्न प्रकार के अप्लाई करते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप कॉमन कैंडिडेट में आओगे। अब कॉमन कैंडिडेट के लिए क्या होगा, जो कॉमन कैंडिडेट होगा ऐसे कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि सच कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट विल बी इशूड ओनली वन एडमिशन सर्टिफिकेट, ऐसे व्यक्ति के लिए केवल एक प्रकार का एडमिशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फॉर वन लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय द रीजन अंडर हुज जुरिसडिक्शन द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन हिज और नई एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड फॉल। कहने का मतलब क्या हो गया, आगे पढ़ लो थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल ए कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर 3 और मोर कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन लेवल ही सी शैल बी इशूड ओनली 3 एडमिशन सर्टिफिकेट, वन फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखो अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि कॉमन कैंडिडेट में आएगा, तो ये पूरी कथा, इस कथा में मतलब जो पूरी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो सार निकल के आता है, निकल के आता है कि मान लो अगर ऐसा कोई कॉमन कैंडिडेट है, मतलब कोई कॉमन कैंडिडेट है, ठीक है, तो अब वो कॉमन कैंडिडेट जो आपका होगा वो जो है मेट्रिकुलेशन वाले को भर रखा है, वो 10+2 को भर रखा है, ग्रेजुएशन लेवल वालों को भर रखा है। अब उसके लिए क्या होगा कि अगर जितने भी उसमें जोन होंगे, और जितने भी जोन में उसने पोस्ट को भरा होगा, तो मैट्रिकुलेशन वाले जितने पोस्ट को भरा होगा तो उसके लिए एक अलग एग्जाम होगा उसका।
उसका एक जो है अलग मतलब उस लेवल का जो अलग एग्जाम उसको देना पड़ेगा। और 10+2 लेवल का उसका अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, इसका जो होगा अलग होगा। मतलब उसको 3 प्रकार से जो होगा यहाँ पे देखो लिख रखा है कि ओनली 3 एडमिशन सर्टिफिकेट, मतलब ही शैल बी इशूड ओनली 3 एडमिशन सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा, 1 फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या होगा कि जो जितने भी आपके मैट्रिकुलेशन लेवल के एग्ज़ाम होंगे उनका अलग होगा, जितनी पोस्ट आपकी 10+2 लेवल की है उसका एग्ज़ाम अलग होगा, जितनी आपके ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसका जो अलग होगा। अब जो कॉमन कैंडिडेट होगा, जिसने इसको भी भर रखा है, इसने को भर रखा है, इसको भी भर रखा है, उसको जो होगा उसको 3 प्रकार के जो है एडमिशन सर्टिफिकेट आएंगे और उसको 3 प्रकार के जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जब उसका जो नंबर होगा, उसके जो मार्क्स होंगे, विभिन्न जितने भी प्रकार के रीजन होंगे उसमें उसका डिपार्टमेंट में जाएगा, उसका नंबर उससे उसकी मेरिट बनेगी। वो जिसमें क्वालिफाई करेगा उसमें उसका हो जाएगा। अब चाहे वो जिसमें ले, चाहे वो मैट्रिकुलेशन वाली कोई पोस्ट ले ले, चाहे वो सेकेंडरी वाली, चाहे आपकी 10+2 वाली। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मान लो एक ही भरते हो तो आपको एक ही देना पड़ेगा। देखो मैं अपने उससे नहीं बता रहा हूँ, ये बातें, ये जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई हैं कि सच कॉमन कैंडिडेट विल बी इशूड, ऐसे कॉमन कैंडिडेट के लिए इशू किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा एक एडमिशन सर्टिफिकेट, 1 एडमिशन सर्टिफिकेट निकाला जाएगा फॉर 1 लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एक लेवल बाय द रीजन, उस रीजन के द्वारा, मतलब जिस रीजन में उसने भरा होगा उस रीजन के द्वारा। जैसे मान लो उसको एनआर रीजन में है तो बाय द रीजन में, तो उस रीजन के द्वारा उसको क्या होगा, जितने भी जितने मतलब जिस अंडर हुज सेंटर आप, मतलब देखो जो आप सेंटर चूज करोगे, जो सेंटर एग्जामिनेशन आप चूज करोगे, उस सेंटर के हिसाब से आप जिस रीजन में आओगे वो रीजन जो होगा आपको जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 10 लेवल की होगी उसके लिए एक निकाल के देगा। उसके बाद अगर आप लोग 10+2 वाला भी भर रखे हो कई जोन में तो उसके लिए भी एक आपको निकाल के देगा। तो आपको हर हर मतलब जोन में आप भर दो, आप चाहे जितना भर दो, पर आपको 100 रुपये पेड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखो। पर उसके लिए आपको जो है, अगर आप कॉमन में आ जाओगे तो आपको वन फॉर ईच लेवल, मतलब जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा 10 लेवल की लग देना पड़ेगा आपको। ओनली 3 एडमिशन सर्टिफिकेट आपको फिर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है भाई। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ आप लोग बताना कि हाँ यहाँ पे क्या सही क्या नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, उस हिसाब से अपने फॉर्म को भरना आप लोग। ठीक है, अब आगे देखो लिखा है कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपियर ओनली वंस। अब हाँ आगे भी कुछ लिखा है, सॉरी, आगे क्या लिखा, कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपियर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 लेवल ऑफ पोस्ट, अदरवाइज देयर कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड। यहाँ पे लिखा है कि कॉमन कैंडिडेट जो होंगे मस्ट अपियर ओनली वंस, एक बार एग्जामिनेशन में, फॉर 1 लेवल ऑफ पोस्ट, अदरवाइज देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। आगे क्या समझाया गया, आगे मतलब क्या लिखा है, इफ ए कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर 2 लेवल ऑफ पोस्ट, एग्जाम्पल मैट्रिकुलेशन एंड फॉर हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 2 लेवल के एग्जाम को अप्लाई करता है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन वाली जितनी पोस्ट है उसको भर रखा है, हायर सेकेंडरी वाली उसको भी भर रखा है, तो उसके लिए कह रहा है कि ही विल हैव टू अपियर वंस फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ही विल हैव टू अपियर वंस फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्रत्येक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को उसको एक बार अपियर होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वंस फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट एंड अदर वंस फॉर हायर सेकेंडरी लेवल पोस्ट। मार्क ऑब्टेन बाय सच कॉमन कैंडिडेट विल बी यूज्ड बाय अदर रीजनल ऑफिस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेरिट लिस्ट फॉर द लेवल ऑफ पोस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस फॉर द पोस्ट कैटेगरी अप्लाइड फॉर द कैंडिडेट। आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार जो आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल की होगी उसके लिए अप्लाई करना, उसके बाद आपको देना पड़ेगा, फिर आपको हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से सोच समझ के एग्जाम भरना। ठीक है, और पेपर जो होगा, पेपर का पैटर्न जो होगा वो आपका वही रहने वाला है, नानटेक ही आपका रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये है, इस बात को भी ध्यान रखना। और यह ध्यान रखना, ठीक है भाई, लास्ट डेट आपकी 27 तारीख है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए, आज ही भर दीजिए। और देखो जो आपका रीजन होगा, आपका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा आपके रीजनल ऑफिसर में ही पड़ेगा। अगर आप सीआर रीजन बिहार उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हो तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। उम्मीद करता हूँ जो आपकी समस्याएं थी, जो आपकी प्रॉब्लम थी, अब तो थोड़ी बहुत रिजॉल्व हुई होंगी। अगर अब भी कोई समस्या तो आप ऑफलाइन करके पूछ सकते हो। अगर मेरे बताने में या समझाने में कोई गलती हुई भाई तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग जो फ़ोटो अपलोड करिएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपलोड करिएगा। ये इस प्रकार की फ़ोटो वगैरह मत क्लियर करिएगा, बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह की फ़ोटो नहीं अपलोड करना, बिल्कुल सही क्लियर
ना हो तो एक बार फ़ोटो जो है जा करके साइबर कैफ़े से स्कैन करवा करके अपने मोबाइल में मंगवा लीजिए, उसके बाद अपलोड किया कीजिए। आप लोग क्या करते क्या हो कि फ़ोटो को मोबाइल से खींच लेते हो, कैम स्कैनर से करते हो या कहीं किसी प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से डाउनलोड करके उसको स्कैन करके बना लेते हो, बहुत पैसा कम बचाते हो। पैसा कम बचाने के चक्कर में वहाँ फ़ोटो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। भाई हम भी ऐसा करते थे, पर जैसे सचिन ने जब ऐसा कांड करना शुरू कर दिया तो एक फ़ोटो खिंचाओ, जहाँ जाओ खिंचाओ। जैसे शशि कहता है कि आपको विदिन 3 मंथ की फ़ोटो होनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप साइबर कैफ़े पे जाइए, उससे कहिए एक हमारी फ़ोटो खींचिए बढ़िया से, और उसको वो एडोब स्कैन पर करके बढ़िया स्कैन कर देगा, सब कुछ कर देगा, और उठा करके आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज देगा। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आएगा। ठीक है भाई, ये बात को ध्यान रखना। बाकी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके कर सकते हो। देखिए यहाँ पे फोटो के बारे में, डेट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन आफ्टर 6/12/2022, मतलब कि फ़ोटो आपके 6/12/2022 के पहले की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोटो पे डेट वगैरह कोई मेंशन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप फोटो डेट डालिए, ना भी डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो जाता है। और बाकी देखो, ये जब मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पे सेंट्रल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसने पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो मैंने पोस्ट इंटरेस्ट किया था उसमें ही मांगा है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब नानटेक वाले यहाँ भर ही नहीं सकते, उनके पास लाख ट्वेल्थ होने के बावजूद इसको नहीं भर सकते वो। तो इससे भी नहीं करवाए, बाद मैंने पेमेंट कर दिया है, सक्सेस भी हो गया भाई। और ये सारी बातें रहीं, अगर अभी कोई समस्या है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और इसको फॉर्म को भर दीजिएगा, और तैयारी किस तरीके से करनी है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।